तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा मुद्रास्फीति का क्लास सेकेंड है। इसमें हम लोग आज मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ संकल्पनाएं और फिर मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा था कि मुद्रास्फीति क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम लोग जाने थे। फिर हम लोग साथ ही साथ हम लोग जाने कि जो आपका मुद्रास्फीति होता है उसका 3 कंडीशन बनता है। एक तो समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होता है, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं, जो कि अच्छा कंडीशन होता है। एक तो आपका समग्र मांग जो है वो ज़्यादा हो जाता है समग्र आपूर्ति से, इसको हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ये है आपका इन्फ्लेशन है। इसमें भी 2 कंडीशन बनता है। एक तो है समग्र मांग में वृद्धि हो जाता है आय बढ़ने के कारण, जबकि आपूर्ति नियत होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और वहीं एक होता है समग्र मांग आप नियत हो जाएगा, जबकि अब आपूर्ति में ही कमी हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि होने के कारण, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और एक होता है आपका जहाँ पे समग्र मांग समग्र आपूर्ति से कम हो जाता है, तो कहने मतलब यहाँ पे आपूर्ति बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा अविस्फीति। और इसी को हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, और इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं इसमें। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कल एक कॉन्सेप्ट आपको बताना हम भूल गए थे। ये हम लोग पैराग्राफ मतलब ये ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये है आपका सामान्य कीमत स्तर जो कि बढ़ रहा है, और ये आपका कुल आय है। तो जो हम आपको बताए थे कि जो आपका व्यय है वो आपका मांग से जुड़ा होगा, ये यहाँ पे आपको कल बताए ही थे। इधर गया वो, एक बार उसको देख लेते हैं। पीछे बताए थे कि जो आपका व्यय है वो आपका मांग से जुड़ा होगा, और जो आपका आय है वो आपका आपूर्ति से जुड़ा होगा। तो इस ग्राफ को आप देख लीजिए कि एक कोई वस्तु का कीमत यहाँ पे है, और एक आपका ये डिमांड कर्व है, यानी इसको बोलते हैं मांग वक्र बोलते हैं, और ये है आपका आपूर्ति वक्र, है ना। तो मांग कर्व जो है वो ऊपर से नीचे ऐसे आता है, और जो आपूर्ति वक्र है या तो सप्लाई जो कर्व है वो नीचे से ऊपर जाता है। तो ये आपका एडी है यानी कि एग्रीगेट डिमांड है, और ये आपका ऐसे जो जा रहा है उसको बोलते हैं एस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जिस स्थान पे कटता है दोनों एक दूसरे को, उसको हम लोग बोलते हैं ए डी इज इक्वल टू ए एस। और ये कंडीशन बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और अगर कम या फिर ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग बोल देंगे माइक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, जो कि सही नहीं है। साथ ही साथ हम लोग जाने थे कि जो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है, और जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है। और साथ हम लोग जाने थे जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिरता है वो कैसे होता है और वो क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए, वो हम लोग जाने थे। इसके अलावा फिर हम लोग जाने थे कि जो मुद्रास्फीति का कुछ कॉन्सेप्ट जाने थे हम लोग। कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम जाने थे कि उसका क्या होता है मुद्रास्फीति का अर्थ, कि बड़े लोगों के लिए मुद्रास्फीति क्या कहलाता है, वंचित या तो जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उसके लिए मुद्रास्फीति का क्या डेफिनेशन है, सबके लिए अलग अलग होगा ना भाई। फिर हम लोग ये भी जाने थे कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, वो भी हम लोग जाने। और देखो जो टैक्स है वो भी, जो अनवांटेड टैक्स है गरीबों को ऊपर लिया जा रहा है, वो भी एक तरह का इन्फ्लेशन है। यानी कि जो जीएसटी हम लोग ले रहे हैं, तो गरीब आदमी भी जीएसटी के ऊपर जितना टैक्स दे रहा है उतना ही अमीर आदमी भी दे रहा है। तो ये तो सिद्धांत बढ़िया नहीं है ना, तो ये गरीबों के लिए एक तरह से इन्फ्लेशन ही है। कल हम आपको ये बताना भूल गए थे ये चीज़ कि जो एक एग्जांपल दिए थे हम, वो एग्जांपल ये था कि अगर देखिए ये जो बताए थे कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में मांग बढ़ जाता है। मांग क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपूर्ति है वो, तो आपूर्ति जो है वो वृद्धि हो जाता है ना। मुद्रा की आपूर्ति में अगर वृद्धि होगा, अच्छा चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग। एक बेसिक चीज़ जान लीजिए आप कि आय बढ़ेगा हम लोग को, तो जैसे आय बढ़ा तो मांग भी बढ़ेगा। तो मांग तो बढ़ गया बट उत्पादन तो वृद्धि नहीं होगा ना उसी के लेवल पे, तो फिर वस्तु का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उत्पादन नहीं हो रहा है, आपूर्ति नहीं हो रहा है, तो महंगाई उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। एक एग्जांपल आपको कल समझाना हम छोड़ दिए थे, वो देख लीजिए। जैसे 2024 में एक पेन का प्राइस है 10 रुपया, और 2028 में उसी पेन का प्राइस है 12 रुपया। कहने मतलब है 10 से 12 हुआ, मतलब 2 रुपया का वृद्धि हुआ। अब देखिए
पहले हम 10 रुपये का नोट या फिर 10 रुपये का सिक्का लेकर जाते थे दुकान में और 10 रुपये का पेन एक ठो हम खरीद के लाते थे। लेकिन अब हम वही 10 रुपये का नोट या फिर 10 रुपये का सिक्का लेकर उसी दुकान में जा रहे हैं, बोल रहे भैया वही पेन हमको दे दीजिए। कब? 4 साल के बाद। तो बोल रहे भैया नहीं, अब वो पेन का दाम 10 रुपये नहीं रहा, 12 रुपये हो गया। तो कहने मतलब इस पैसे से अब वो पेन को हम नहीं खरीद सकते हैं। कहने मतलब क्या है कि देखिए कि बोलेगा कि भैया जो पेन का प्राइस जो है वो बढ़ गया, इसके कारण से जो मुद्रा है यानी नोट है या फिर जो आपका सिक्का है, तो उसका जो क्रय क्षमता में क्या हो गया, सापेक्षिक रूप से कमी हो गया। ओवरऑल कहने का मतलब है कि मुद्रा का क्रय क्षमता में कमी आने के कारण वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग करने से बहुत लोग जो है वो वंचित रह जाएंगे। सिंपल सी बात है, मीन्स उनके लिए इन्फ्लेशन ही होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। ये वाला एग्जांपल कि 24 में पेन का प्राइस 10 था और 2028 में पेन का प्राइस या 2029 में पेन का प्राइस 12 हो गया। तो इसको 10 रुपये के नोट से हम खरीद पाते थे, लेकिन इसको नहीं खरीद पाए। तो नोट का जो क्रय क्षमता था वो घट गया ना। तो इसके लिए हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में वही आपका महंगाई हो जाएगा, इन्फ्लेशन। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग बेसिक चीज़ हम लोग पढ़े थे अभी तक। अब हम लोग कुछ आज पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मुद्रास्फीति से संबंधित जो है वो कुछ संकल्पनाएं। वो संकल्पना क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ को आपको ये बहुत बढ़िया से आपको समझना होगा। जैसे ये ग्राफ बना हुआ, ठीक है ना, ये आपका है मुद्रास्फीति की दर है यानी कि इन्फ्लेशन रेट है। और एक आपका ये ग्राफ ऐसे करके बना हुआ है, एक लाइन इधर खींचा हुआ है, एक लाइन ऊपर में खींचा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 0 है, यहाँ 1 से 2 है, ऊपर नीचे है, ऊपर सब पॉजिटिव में है, नीचे सारा नेगेटिव में है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये धीरे 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 बढ़ रहा है, पहले अगर यहाँ तक था तो आपका AD इक्वल टू AS वाला कंडीशन है, ठीक है ना, ये सब पूरा। उसके बाद धीरे 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 ये बढ़ रहा है, मतलब ये इन्फ्लेशन हो गया। क्या हो गया? इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ये इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत ऊपर तक चला जाता है, एकदम पूरा एकदम एक्सेस पे पहुँच जाता है, एकदम पूरा शीर्ष पे। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन। और जो आपका हाइपर इन्फ्लेशन है इसी को हम लोग स्टैगफ्लेशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहेंगे। बाकी इन लोग के बारे में हम लोग डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है कि एक शब्द को। फिर ऊपर से अगर हम धीरे धीरे फिर नीचे आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, यानी कि फिर हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन से जो नीचे आ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग पूरा और नेगेटिव में चले गए, माइनस में। तो यहाँ नेगेटिव में जा रहे हैं, इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे इसको? डिफ्लेशन। ऊपर है डिसइन्फ्लेशन, उसके बाद नेगेटिव में नीचे आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। उसके बाद फिर यहाँ से पूरा पूरा बॉटम में पहुँच गए हैं, ठीक है ना, नीचे में। तो नीचे में जब पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे उत्पादन जो है वो सबसे कम हो जाएगा, न्यूनतम उत्पादन हो जाएगा। और यहीं पे बेरोजगारी जो है वो बहुत अधिकतम हो जाएगी। उत्पादन हो ही नहीं रहा है तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा ना। उसके बाद धीरे 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 फिर ऊपर चल रहे हैं तो यानी कि रिफ्लेशन होगा, कहने मतलब सुधार होगा। फिर यहाँ पे 0 पहुँच गए, फिर यहाँ से पॉजिटिव में ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे महंगाई होगा। फिर यहाँ पहुँचे तो हाइपर इन्फ्लेशन। फिर नीचे ऊपर से गिरे तो क्या हो जाएगा? डिसइन्फ्लेशन। फिर नेगेटिव में आए तो नेगेटिव में आए तो डिफ्लेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूरा एकदम ये बॉटम में पहुँच गए तो यहाँ पे फिर प्रोडक्शन जो होगा मिनिमम हो जाएगा, यानी कि उत्पादन न्यूनतम होगा। तो ऐसे में बेरोजगारी भी अधिकतम होगा। अब क्या है, अब इसको समझिए। हाइपर इन्फ्लेशन जहाँ पे होगा इसको हम लोग स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन में रोजगार और उत्पादन दोनों कम हो जाएगा और ऐसे में बेरोजगारी बढ़ जाएगा। रोजगार भी कम मिलेगा लोगों को और चीज़ों का उत्पादन भी कम होगा तो ऐसे में बेरोजगारी बढ़ जाएगा। अगर सबसे ऊपर में पहुंच गया तो भी इन्फ्लेशन, और सबसे नीचे में भी पहुंच गया तब भी इन्फ्लेशन। क्या है कि यहाँ पे भी उत्पादन कम हो जाएगा, यहाँ पे भी उत्पादन कम हो जाएगा, यहाँ पे भी रोजगार कम, यहाँ पे भी रोजगार कम। तो यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा, यहाँ पे भी बेरोजगारी ज़्यादा। सिंपल सी बात है। ये आपका ऊपर ऊपर चढ़ा तो इन्फ्लेशन होगा। उसके बाद ऊपर से नीचे गिरेगा धीरे 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 तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। अब देखिए यहीं पे कंडीशन होता है AD इज इक्वल टू एस, कहने मतलब समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन रहता है ना, ये वाला कंडीशन, इस कंडीशन में यानी कि इस लाइन से ऊपर में अगर ऊपर गए, इस लाइन से ऊपर गए तो डिमांड बढ़ जाएगा, और इस लाइन से अगर नीचे आए तो फिर आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। सप्लाई बढ़ जाएगा नहीं, सप्लाई और कम हो जाएगा यहाँ पे भी।
तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू एस होता है, यहाँ पे आपका रोज़गार भी ज़्यादा होगा, उत्पादन भी ज़्यादा होगा, सब कुछ मैक्सिमम पे होगा। ये वाला कंडीशन AD इज इक्वल टू एस, ये बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे जाएंगे तो आपका AD जो है वो ए से बड़ा रहेगा, कहने का मतलब है डिमांड जो है वो मांग से मतलब आपूर्ति से ज़्यादा हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, समय बीता, फिर आगे बढ़े धीरे 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 धीरे, फिर देखेंगे फिर क्या हो जाएगा आपका जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये जो लाइन खींचे हैं तो इस लाइन से नीचे जाने पे आपूर्ति जो है वो बढ़ जा रहा है। देखो इस लाइन के ऊपर में जाने पे आपूर्ति कम हो रहा था, लेकिन नीचे जाने पे आपूर्ति बढ़ जा रहा है। कहने मतलब है ऊपर में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपूर्ति कम हो रहा है और मांग ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये इन्फ्लेशन, फिर हाइपर इन्फ्लेशन। लेकिन ऊपर से फिर नीचे आ रहे हैं, कहने मतलब है यहाँ पे डिफ्लेशन, डिफ्लेशन से फिर नीचे आए तो आपका उत्पादन न्यूनतम, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपूर्ति बढ़ रहा है। तो ऊपर जाएंगे तो AD इज इक्वल टू AD जो है वो बड़ा हो जाएगा AS से, लेकिन उसी तरह अगर नीचे आएंगे तो AD जो है वो छोटा हो जाएगा AS से, यानी कि डिफ्लेशन। हम कल आपको बताया था ना पिछले क्लास में कि डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो डिफ्लेशन हम लोगों को टॉपिक में नहीं पढ़ना है, केवल इन्फ्लेशन पढ़ना है। तो अब देखिए डिफ्लेशन को क्या बोले हैं, द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ये ऊपर चल रहा है तो इन्फ्लेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से नेगेटिव में नीचे आ रहा है तो ये डिफ्लेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपूर्ति बढ़ रहा है। यहाँ पे एकदम आपूर्ति जो है वो पूरा न्यूनतम उत्पादन हो गया है, बेरोजगारी अधिकतम हो गया, फिर रिप्लेशन हो रहा है, धीरे 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 आपूर्ति कम हो रहा है, यहाँ मांग बढ़ रहा है, फिर धीरे 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 मांग बढ़ेगा, फिर हाइपर इन्फ्लेशन में पहुँच जाएगा। अब चलिए, आई होप यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ समझ में आ गया है, तो इसका हम लोग अब ये समझते हैं एक एक करके शब्दावली। सबसे पहले हम लोग जाने कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन क्या बोलेंगे हम लोग कि सामान्य कीमत स्तर पे विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के जो औसत मूल्य में वृद्धि होता है उसी को हम लोग इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखो हाइपर इन्फ्लेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। देखो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि जो स्टैगफ्लेशन होता है ना, वहाँ पे जो मुद्रास्फीति जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, अत्यधिक मुद्रास्फीति हो जाएगा, और यहाँ पे जो उत्पादन हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे न्यूनतम उत्पादन वस्तु एवं सेवाओं का, तो जब वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो ही नहीं रहा है तो ऐसे में जो मुद्रास्फीति जो है वो सबसे अधिक हो जाएगा। सबसे अधिक कहाँ पे होता है, स्टैगफ्लेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के लिए समझिए आप कि गांव में पिछले 70 साल से मीन्स मतलब कि जो है जब से आज़ादी मिला है तब से अभी भी वहाँ पे ना मोर और लेस जो है वो अभी भी वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो महंगाई ज़्यादा हो ही रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है और महंगाई भी ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पे अभी भी स्टैगफ्लेशन का कंडीशन बना हुआ है। विलेज में 70 वर्षों से चल रही है क्या, तो स्टैगफ्लेशन का कंडीशन अभी भी, वहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है और वहाँ पे मुद्रास्फीति की दर बहुत ज़्यादा है। तो हाइपर इन्फ्लेशन या फिर स्टैगफ्लेशन आपको समझ में आ गया होगा। डिफ्लेशन आपको हम बताए थे, एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो डिफ्लेशन क्या बोले थे हम, देखो इन्फ्लेशन में जब मुद्रास्फीति का जो है वो मुद्रास्फीति जो है वो दर बढ़ेगा पॉजिटिव में, अब मुद्रास्फीति का दर अगर नेगेटिव में बढ़ने लगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। और ये हम लोगों को टॉपिक पे नहीं पढ़ना है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और डिफ्लेशन में क्या होता है, द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। सप्लाई बढ़ जाता है ना, ऐसे में यहाँ पे ये चीज़ बताए थे, यहाँ पे क्या हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ तक डिफ्लेशन भी समझ में आ गया होगा ना, सॉरी हाइपर इन्फ्लेशन या फिर स्टैगफ्लेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, देखो ये तीसरा नंबर है आपका। डिसइन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं विस्फीति। क्या बोलते हैं, विस्फीति बोलते हैं। डिसइन्फ्लेशन को विस्फीति कहते हैं और डिफ्लेशन को अपस्फीति कहते हैं, और डिफ्लेशन को अपस्फीति। तो हम लोग देख रहे हैं डिसइन्फ्लेशन यानी कि विस्फीति। देखो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति से बाहर आना एंड हाइपर इन्फ्लेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, कहने मतलब है यहाँ इन्फ्लेशन था पूरा, आपने इन्फ्लेशन बढ़ते गया आपने चरम पे पहुँच गया, तो उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन या फिर स्टैगफ्लेशन।
फिर वहाँ से वो जब धीरे धीरे आता है, कहने मतलब हाइपर इन्फ्लेशन कंप्लीट खत्म हो जाता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे सुधार होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? डिस इन्फ्लेशन कहेंगे। आगे देखो यहाँ पे क्या होती है, उच्च मुद्रास्फीति की दर में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमी हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि इसके कारण क्या होगा कि उत्पादन, उपभोग और रोजगार में सभी में वृद्धि होगा, और यहाँ पे फिर बेरोजगारी कम होगा। कहने मतलब ये जो कंडीशन है आपका AD इज इक्वल टू AS वाला कंडीशन हो जाएगा, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन समझ में आ गया है। आगे देखो डिस इन्फ्लेशन में कि उत्पादन है, उत्पादन कहने मतलब क्या है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उपभोग, उपभोग मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, वो यही उपभोग है। और आय क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम यानी कि आय जो है वो, आय का मतलब GDI हो गया, और उपभोग का मतलब GDE हो गया, और उत्पादन का मतलब GDP हो गया। सिंपल सी बात है। अब देखो डिस इन्फ्लेशन भी समझ गए, अब देखो डिफ्लेशन क्या होता है। अब हम लोग डिस इन्फ्लेशन भी समझ गए, अब हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। अगर इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में बोले तो क्या होता है, देखो कि जब वस्तु एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में कमी आती है, कहने मतलब वस्तु एवं सेवाओं का जो सामान्य कीमत स्तर है वो, उसमें क्या होता है, कमी आता है, एवं मुद्रास्फीति की जो दर है वो पहले अगर पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, और अगर नेगेटिव में आ रहा है उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। तो मुद्रास्फीति की दर नेगेटिव हो जाती है, देन इस स्थिति को अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन कहते हैं। जब वस्तु एवं सेवाओं का जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें कमी होगा, और उसके बाद जो मुद्रास्फीति का जो दर है वो नेगेटिव में जाने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है ना। आगे देखो ये स्थिति मुद्रा आपूर्ति में कमी या मुद्रा आपूर्ति में कमी या फिर आय में कमी के कारण उत्पन्न होता है। अगर मुद्रा आपूर्ति में कमी हो रहा है या फिर आय में अगर कमी हो रहा है, तो इस कारण से ये वाला जो है वो स्थिति आपको देखने को मिलेगा। इस स्थिति में AD जो है वो AS से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि AD जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, AS से। देन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में लगातार कमी हो जाता है। क्यों कमी होता है, परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में कमी होता है। मतलब नहीं, ये गलत बात है, यहाँ गलत लिखे हैं कि ये स्थिति में मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है, इस स्थिति में मुद्रा आपूर्ति में कमी आता है। उसके बाद फिर इससे क्या होता है कि आय में भी कमी आता है। सामान्यतः अपस्फीति की स्थिति मुद्रास्फीति में कमी या फिर आय में कमी के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि डिफ्लेशन का स्थिति कब उत्पन्न होगा कि ये स्थिति जो है मुद्रा आपूर्ति की अगर कमी होगा तब, या फिर आय में कमी होता है तब, उसके कारण ये उत्पन्न होती है। और इस स्थिति में जो है AD है यानी कि समग्र मांग है वो समग्र आपूर्ति से ज़्यादा हो जाएगा। देन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में लगातार क्या आती है, कमी आती है। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में लगातार फिर क्या होगा, लगातार कमी होता है। फिर परिणाम क्या निकलता है कि मुद्रा की जो क्रय क्षमता में वृद्धि होती है, मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। कहने मतलब क्या है, वस्तु का दाम घट रहा है। पहले हम 50 रुपये लेकर जाते थे तो 1 kg आलू खरीद के लाते थे, अब हम 50 रुपये लेकर जा रहे हैं तो हम 1.5 किलो आलू खरीद के ला रहे हैं या 2 किलो आलू खरीद के ला रहे हैं। तो डिफ्लेशन के कंडीशन में क्या होगा कि आपका मुद्रा का क्रय शक्ति क्षमता बढ़ता है, और इन्फ्लेशन में क्या होगा, मुद्रा का क्रय क्षमता जो है वो कम होगा। सिंपल सी बात है, आपको ये समझना होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर मुद्रा आपूर्ति में कमी होगा तो आय में कमी होगा, और आय में कमी होगा तो इसी कारण ये अपस्फीति स्टार्ट होगा, और इस कंडीशन में जो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और आपूर्ति कम हो जाएगा, मतलब सॉरी, हाँ डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, आपूर्ति कम हो जाएगा। उसके बाद फिर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में लगातार कमी आने लगेगा, और इसका परिणाम क्या निकलेगा कि मुद्रा की जो क्रय क्षमता है उसमें वृद्धि होगा। इंडिया में स्थिति कभी आई नहीं है। देखो अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन का जो कंडीशन है वो कभी भी इंडिया में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो है वो डिमांड हमेशा बना रहेगा। कहने मतलब अगर किसी वस्तु का मांग नहीं होगा तो मांग अगर कम हो जाएगा तो आपूर्ति तो बढ़ ही रहा है लेकिन मांग कम हो गया है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपको मुद्रा का जो है क्रय क्षमता वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये चीज़ इंडिया में नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया में मांग हमेशा बना रहता है। क्या है, तो क्योंकि यहाँ पे ये जनसंख्या ये बहुत ज़्यादा है।
इस स्थिति को हम लोग आपूर्ति अधिक या फिर एक्सेस सप्लाई की स्थिति कहते हैं। आपको बताया था ना कि इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और इन डिफ्लेशन को बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। सिंपल सी बात है। तो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन जिसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं, वो भी समझ गए। फिर हम लोग डिस इन्फ्लेशन भी समझ गए, फिर हम लोग डिफ्लेशन भी समझ गए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन के बाद हम लोग देखते हैं रिफ्लेशन आखिर होता क्या है। रिफ्लेशन को बोलते हैं प्रत्याव स्फीति। क्या बोलते हैं? प्रत्याव स्फीति। आगे देखो, मांग नहीं होगा तो उत्पादन कम हो जाएगा। अगर मांग हो ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा? उत्पादन भी कम हो जाएगा। देन मंदी की स्थिति फिर आएगी। अगर मांग नहीं होगा तो उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाएगी। इसको कैसे बोल रहे हैं हम? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जब पूरा न्यूनतम में पहुँच गए, डिफ्लेशन का न्यूनतम में पूरा माइनस में चले गए हैं, तो यहाँ पे भी आपका उत्पादन कम हो गया, बेरोजगारी अधिकतम हो गया। फिर धीरे 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 सुधार हो रहा है, यानी कि सुधार को बोलते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन को हम लोग बोलते हैं प्रत्यव स्फीति। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मांग जो है वो नहीं हो रहा है। मांग नहीं हो रहा है तो उत्पादन कम हो गया, और उत्पादन कम हो गया तो फिर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आएगी, ठीक है ना। आगे देखो, मंदी से कोई अर्थव्यवस्था बाहर निकलता है तो फिर इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता है ना, और उसको इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता है, उसको हम लोग फिर रिफ्लेशन कॉल्ड या रिफ्लेशन कहते हैं। कहने मतलब क्या है कि कोई भी अगर अर्थव्यवस्था है, देखो कोई भी अर्थव्यवस्था है, इसको हम बोलेंगे मंदी की स्थिति। अगर कोई भी अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलता है, धीरे धीरे सुधार कर रहा है, उसमें बढ़ रहा है, तो यहाँ पूरा -5 से जा रहा है, धीरे धीरे -1, फिर धीरे धीरे 0, फिर 1 2 3 ऐसे करके जाएगा, तो ये बढ़ रहा है ना। तो कोई भी जो अर्थव्यवस्था है मंदी से अगर ये मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की ओर जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यव स्फीति कहते हैं। आगे देखो, जनरली जो है मंदी की स्थिति में मुद्रास्फीति की दर हाई रहती है। मुद्रास्फीति की जो दर है, रेट है, वो बहुत ज़्यादा उच्च रहता है, बिकॉज यहाँ मांग हमेशा बना रहता है। तो जब भी मंदी होगा ना तो वहाँ पे मुद्रास्फीति की दर बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे मांग जो है वो हमेशा बना रहेगा, इसलिए। आगे देखो, चाहे उत्पादन हो या ना हो, लेकिन मांग हमेशा वहाँ पे बना ही रहेगा मंदी की स्थिति में। देखो, इसी कंडीशन को स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। देखो, स्टैगफ्लेशन में क्या होगा? मंदी होगा, उत्पादन कम होगा, लेकिन मांग ज़्यादा रहेगा, और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ बताते हैं, स्टैगफ्लेशन में हम लोग ऊपर में पढ़े भी थे ना कि स्टैगफ्लेशन मतलब समझना कि मंदी भी होगा, उत्पादन भी कम होगा, मांग लेकिन ज़्यादा रहेगा, और आपका मुद्रास्फीति दर भी जो है वो भी आपका ज़्यादा रहेगा। आगे देखो, रिफ्लेशन यानी कि प्रत्यव स्फीति की जो कंडीशन आता है, इस स्थिति में गवर्नमेंट के द्वारा और इसी स्थिति में आरबीआई के द्वारा भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको मतलब कि टूल्स यानी उपकरण अपनाया जाता है। जैसे कि जब प्रत्यव स्फीति की स्थिति आती है तो गवर्नमेंट जो है वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाता है। क्या अपनाता है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाता है। वहीं जो आरबीआई है वो आपका विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। दोनों विस्तारवादी करता है, लेकिन गवर्नमेंट जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा, वहीं आरबीआई है वो आपका विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। आगे देखते हैं, विस्तारवादी राजकोषीय नीति क्या है। कहने का मतलब है गवर्नमेंट जो है वो खर्च करना स्टार्ट कर देगा लोक वित्त के माध्यम से। क्यों करेगा? कि इससे लोगों के पास क्या जाएगा? पैसा जाएगा। देन लोग क्या करेंगे? मांग को बढ़ाएंगे, यानी डिमांड को बढ़ाएंगे, डिमांड करेंगे, है ना। जब मंदी का स्थिति आ जाएगा, अब वहाँ पे क्या होगा? मंदी का स्थिति आता है तो क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में मंदी का स्थिति आता है तो वहाँ पे उत्पादन कम होता है, लेकिन मांग तो बना ही रहता है, और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है रिफ्लेशन की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करता है? गवर्नमेंट दो तरह काम करता है, एक गवर्नमेंट करता है, एक आरबीआई करता है। गवर्नमेंट जो है वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति को अपनाएगा, और वहीं जो आरबीआई है वो विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाएगा। इसके तहत विस्तारवादी राजकोषीय नीति के तहत क्या है? गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगा ताकि लोक वित्त के माध्यम से, ताकि लोगों के पास पैसा जाएगा, लोग डिमांड करेंगे। वहीं अगर विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग जो है वो आरबीआई करता है, इसके तहत क्या है कि आरबीआई जो है वो बैंक जो दर है उसको घटाना स्टार्ट कर देगा।
और कभी कभी जो है वो बैंक रेट जो है इंटरेस्ट रेट्स बैंक दर जो है उसको कभी कभी नेगेटिव में ले जाएगा, जैसे कि जापान में है, ठीक है ना। देन ऐसे में क्या होगा कि लोगों के पास पैसा अधिक आएगा और देन कोई भी लोग जो है वो लोन नहीं लेगा। अब इंटरेस्ट रेट ही मतलब कि आपको ब्याज कम मिल रहा है तो लोग फिर लोन लेंगे ही नहीं, लेंगे ना। तो ऐसे में विकासशील देशों में कैपिटल निवेश करेंगे, जैसे इंडिया में बुलेट जो है वो। अच्छा ठीक है, समझ गया। कहने का मतलब क्या है, देखो एक चीज़ आप जान लीजिए कि इसमें बताया गया है कि इसमें एक चीज़ बताया गया है कि जब देखो रिफ्लेशन का बारे में बताया गया है कि यहाँ पे देखो कि मांग ही नहीं है तो उत्पादन कम होगा, जब मांग नहीं होगा तो उत्पादन कम होगा। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, मंदी की स्थिति आ जाएगी। अब देखो जब मंदी से कोई अर्थव्यवस्था बाहर निकलता है तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति की दर में जब धीरे धीरे वृद्धि होता है तो इसी को कंडीशन को हम लोग रिफ्लेशन कहेंगे। मतलब कि मंदी की स्थिति से अगर कोई भी अर्थव्यवस्था बाहर निकल रहा है और उसमें मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हो रही है, कहने मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन। आगे देखो, जनरली मंदी की स्थिति में मुद्रास्फीति की दर जो है उच्च रहती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हम मांग हमेशा बना रहेगा, चाहे उत्पादन हो या फिर ना हो। क्यों ये रहेगा, इसी घटना को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन में मंदी रहेगा, उत्पादन कम होगा, मांग ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा। स्टैगफ्लेशन में अत्यधिक मुद्रास्फीति होती है, वो हम लोग समझ गए। एक चीज़ और देखिए कि जो नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये तो नॉर्वे फिनलैंड जैसे कंट्री में जो उत्पादन तो हो रहा है बट वहाँ पे मांग नहीं है। उत्पादन तो हो ही रहा है बट वहाँ पे मांग है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मांग नहीं तो गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत जो है वो गिरने लगेगा। मांग नहीं हो रहा है, उत्पादन तो हो रहा है लेकिन मांग नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वस्तु एवं जो सेवा है उसका प्राइस कम होने लगेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो मजबूरी में क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने के लिए बोलेगा कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो। और इसी को नेगेटिव इंटरेस्ट कहेंगे। नेगेटिव इंटरेस्ट क्या कहेंगे, मतलब कि प्राइस इतना कम हो गया है ना, मांग हो ही नहीं रहा है और सेवा बढ़ गया है, मतलब कि आपूर्ति बढ़ गया है, तो आपूर्ति और उन लोग का दाम पूरा घट गया है और लोगों के पास पैसा भी है, लोग खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगा भैया आप खर्चा कीजिए ताकि इसमें ये सही हो सके, AD=S हो सके। अब देखो ऐसे में क्या हो जाएगी, अविस्फीति, यानी कि अविस्फीति के समय गवर्नमेंट जो है वो ब्याज दर को कम कर देगा, नेगेटिव में ले जाता है ताकि तुम बैंक में पैसा रखो ही मत और तुम खर्च करो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे मांग हमेशा बना रहेगा और इससे इन्फ्लेशन होगा। इससे कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो बोले थे ना अभी हम ना कि जो बैंक ये जो RBI जो है वो बैंक दर को घटाना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब अगर आप बैंक में पैसा रखिएगा, हम लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं ताकि अगर हम 1,000 रुपये रखें बैंक में तो 5 साल के बाद हमको 1,200 रुपये देगा, 1,500 रुपये देगा, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे रहा है ना। और अगर हम बैंक में पैसा रखेंगे और बदले में हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, तो हम लोग फिर क्यों रखेंगे बैंक में पैसा। तो ऐसे में ये RBI है वो बैंक दर को इसलिए घटा देता है ताकि कोई भी लोग पैसा नहीं रखे और लोग उस पैसा को खर्च करें मार्केट में, तो मार्केट में पैसा खर्च करें तो वो ठीक रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अविस्फीति के समय जो गवर्नमेंट जो है वो ब्याज दर को नेगेटिव में कर देगा ताकि जो है लोग वो पैसा को बैंक में नहीं रखेंगे और जो पैसा है जो है उसको वो लोग खर्च करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे मांग बढ़ेगा, देन इन्फ्लेशन हाई होगा। इससे आगे देखो, इंडिया में अविस्फीति की स्थिति कभी आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे बेसिक नीड, फूड, हेल्थ, गुड्स, सर्विसेज, ये सब का मांग बना ही रहेगा हमेशा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। रिफ्लेशन का डेफिनेशन देखो कि जब कोई अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आता है तब मुद्रास्फीति की दर धीरे धीरे में उसमें सुधार आता है, मतलब कि नेगेटिव से वो धीरे धीरे पॉजिटिव में जा रहा होता है। इस स्थिति को रिफ्लेशन कहा जाता है। रिफ्लेशन की स्थिति सरकार एवं केंद्रीय बैंक के द्वारा क्रमशः विस्तारवादी नीति और राजकोषीय और विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो क्या बोले हम कि केंद्रीय बैंक कौन है, तो RBI है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये है आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाया जाएगा, जबकि केंद्रीय बैंक कौन है आपका, RBI है। तो RBI के द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखो कहने का मतलब है विस्तारवादी राजकोषीय नीति मीन्स सरकार खर्चा व्यय करना स्टार्ट करेगी लोक वित्त के माध्यम से। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा और देन लोग जो है वो डिमांड करेंगे
किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ऐसे में क्या होगा, मांग बढ़ेगा। नेक्स्ट जो है आरबीआई है। आरबीआई कहने मतलब है केंद्रीय बैंक। वो क्या करता है, आरबीआई भी जो है वो बैंक दर को घटाना चालू कर देगा। बैंक दर को क्या कर देगा, वो कम करना स्टार्ट कर देगा। कभी कभी तो वो बैंक दर को ना, मतलब कि जो बैंक रेट है उसको ना नेगेटिव में ले जाएगा। जापान सब में यही इसी तरह होता है, बैंक रेट एकदम नेगेटिव में होता है। देन लोगों के पास पैसा अधिक होगा, कोई लोन लेगा ही नहीं, कोई लोन नहीं लेगा। ऐसे में वो जो विकासशील देशों में कैपिटल लगाते हैं, जैसे इंडिया में बुलेट पे लगा है, यहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। देखो, अगर बैंक पैसा देते हैं, रखते हैं, और वो हम लोग को इंटरेस्ट देवे नहीं करेगा, तो लोग बैंक में पैसा फिर क्यों रखेंगे। ऐसे हम लोग कहीं और जगह खर्च करेंगे जहाँ पे इंटरेस्ट उन लोग को ज़्यादा मिलेगा। तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति में जो है आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को कम कर देता है, कभी कभी तो नेगेटिव में ले जाता है, जैसे कि जापान वगैरह में होता है। ऐसे में जो लोग हैं वो क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, लोग तो बैंक में रखेंगे नहीं, लोग लोन तो लेंगे ही नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो है जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग जो है विकसित जो देश है उन लोग के जो लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, विकसित देश से पैसा को ट्रांसफ़र करवाएंगे कहाँ पे, विकासशील देशों में, जहाँ पे उन लोगों को ब्याज दर ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे जाकर उन लोग पूंजी निवेश करेंगे, कैपिटल का निवेश करेंगे। जैसे में इंडिया जैसे कि विकासशील देश है और जापान आपका विकसित देश है, तो इंडिया में बुलेट में निवेश किया है कौन, जापान किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये किया है ना भाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है इसलिए। तो रिफ्लेशन का ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी था और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी था, इसको आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिफ्लेशन के दौरान, ये तो हम लोग समझ गए हैं। हाँ, एक चीज़ और देखिए कि ऊपर में हम जो डिफ्लेशन बताया था ना, यानी कि अपस्फीति, तो डिफ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट के द्वारा ना एक काम किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस और बेल आउट पैकेज दिया जाता है। जब डिफ्लेशन होता है ना, यानी कि अपस्फीति होता है ना, तो उस समय ना गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल स्टिमुलस या फिर बेल आउट पैकेज देता है। जैसे कि 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, तो उसके बाद जो है यूएसए वो दिया था, क्या दिया था, फिस्कल स्टिमुलस दिया था, और बेल आउट पैकेज भी दिया था। देखो, फिस्कल स्टिमुलस को ही हम लोग आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी बोलते हैं इंडिया में। देखो, यह एक तरह से लोन है जो कि कम ब्याज दर पे दिया जाता है, और जो फिस्कल स्टिमुलस है ये तीनों सेक्टर को दिया जाएगा। और एक चीज़ और देख लीजिए आप कि जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो हम लोग को पता है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, रोज़गार वही सृजित करता है। तो ऐसे में एमएसएमई जो सेक्टर वो बंद ना हो जाए, इसलिए क्या किया था गवर्नमेंट जो है वो आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमई को लोन दिया था, है ना। और जिसका जो गारंटर है वो गवर्नमेंट बना था। वो बोला था कि भैया कि आप लोग एमएसएमई सेक्टर को लोन दीजिए, जिसका गारंटर कौन बन रहा है, तो वो बन रहा है सरकार को पता है कि एमएसएमई डूबना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। आगे देखो, ये देखो, गरीब कल्याण योजना गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, पोषण अभियान योजना ये सब भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ताकि डिप्रेशन के दौरान हम लोग उसमें सुधार कर सकें, मांग बढ़ाए। आगे देखो, एक चीज़ और इसी में देख लो हम लोग कि इंडिया में जो फिस्कल स्टिमुलस है, जिसका हम लोग आत्मनिर्भर भारत भी कहते हैं, वो दिया गया था। और इसका पर्पस क्या था कि लोगों द्वारा जो है मांग में वृद्धि करवाना है, कि लोगों के पास पैसा जाएगा तो उन लोग मांग करेंगे, तो उन लोग का डिमांड में क्या होगा, वृद्धि होगा, और उससे क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेगा और उत्पादन यानी कि जीडीपी में वृद्धि होगा। हम हमेशा बताते आए हैं कि उत्पादन कहने मतलब होता है जीडीपी। उत्पादन का मतलब क्या होता है, जीडीपी होता है। उत्पादन का मतलब जीडीपी होता है। और भी कुछ बताया था ना, क्या बताया तो भूल रहे अभी हम, चलो छोड़ दो, फिर हम लोग कभी। हाँ देखो, उत्पादन का मतलब जीडीपी होता है, और उपभोग का मतलब जीडीई होता है, और आय का मतलब जीडीआई होता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्लेशन के दौरान जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल स्टिमुलस और बेल आउट पैकेज को देते हैं, ताकि मांग बना रह सके। आगे देखिए, एक कॉन्सेप्ट और है आपका स्टैगफ्लेशन का। तो स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको जानना चाहिए। तो जो आपका स्टैगफ्लेशन है, इकोनॉमी में यानी कि अर्थव्यवस्था में यह एक विशिष्ट और विरोधाभासी स्थिति है, यानी स्पेसिफिक और विरोधाभासी स्थिति है। क्यों है ये विरोधाभासी, इसलिए क्योंकि इसमें मंदी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और ऐसे में उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे रोज़गार भी जो है वो कम हो जाएगा। आगे देखो, नोट इन जनरल, यानी अगर सामान्य भाषा में कहा जाए
तो यहाँ पे बेरोजगारी जो है वो बहुत उच्च पे होगा और जो वस्तु एवं सेवाओं का जो प्राइस है उसमें कमी हो जाएगा। बिकॉज क्यों कम होगा, क्योंकि समग्र मांग में कमी आ जाएगी। बट स्टैगफ्लेशन की अवस्था में जब स्टैगफ्लेशन होता है तब वहाँ पे हाई बेरोजगारी के साथ साथ इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा होता है। स्टैगफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन में एक सिंपल एक छोटा सा अंतर है स्टैगफ्लेशन में और आपका हाइपर इन्फ्लेशन में, वो आप समझिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुद्रास्फीति के प्रकार भी हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी ये कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप केवल जान लीजिए कि मुद्रास्फीति के प्रकार जो है वो 3-4 तरह का है। पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरा है आपका चलती हुई मुद्रास्फीति, तीसरा है आपका भागती हुई मुद्रास्फीति और चौथा है आपका कूदती हुई यानी कि गैलोपिंग मुद्रास्फीति और पांचवा है आपका चरम यानी कि हाइपर मुद्रास्फीति। तो आप देख लीजिए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़े हैं कि मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ संकल्पनाएं हैं और ये हम लोग ग्राफ देखे हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है, यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है, यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन है, नीचे आएगा माइनस में तो डिफ्लेशन हो जाएगा, सबसे न्यूनतम में चला जाएगा, फिर यहाँ सुधार होगा, रिफ्लेशन, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, मंदी से अर्थव्यवस्था बाहर आ रही है, फिर अगर प्लस में चला गया तो इन्फ्लेशन, फिर हाइपर इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन, ये वाला कंडीशन है। फिर हम लोग देखें कि इसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी समझे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर हम समझे कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर हम लोग समझे कि डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ये सबसे बेस्ट है। फिर हम लोग देखें कि डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति क्या होता है, फिर हम लोग देखें रिफ्लेशन क्या होता है, फिर हम लोग देखें कि रिफ्लेशन के दौरान जो है गवर्नमेंट और जो आरबीआई के द्वारा दो तरह का नीति अपनाया जाता है। जैसे गवर्नमेंट जो है विस्तारवादी राष्ट्रकोषीय नीति अपनाता है और जो आरबीआई है विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाता है। फिर हम लोग देखें कि जो डिफ्लेशन है, ऊपर वाला डिफ्लेशन जो यानी कि अपस्फीति, उसके द्वारा जो गवर्नमेंट है वहाँ पे फिस्कल स्टिमुलस देता है जिसको हम लोग बेल आउट पैकेज भी बोलते हैं, और फिस्कल स्टिमुलस को हम लोग आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी कहते हैं, वो हम लोग देखें। फिर हम जाने कि सब प्राइम जो क्रैशेस हुआ था ये 2008 में, उसके बाद यूएसए भी कुछ इसी तरह स्टिमुलस फिस्कल स्टिमुलस देता है जिसको हम लोग बेल आउट पैकेज भी कहते हैं, वो हम लोग जाने। फिर 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया था जिसके तहत एमएसएमई को लोन दिया गया था और जिसका गारंटर जो है वो सरकार बना था। आप जान लीजिए कि गरीब कल्याण योजना, पोषण अभियान योजना, ये सभी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि जो मांग हमेशा बना रह सके, और ये सब हम लोग जान गए हैं। फिर हम लोग जाने कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन में हम लोग ये भी जाने कि इकोनॉमिक में, ये अर्थव्यवस्था में यह एक स्पेसिफिक और एक विरोधाभासी स्थिति होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मंदी ज़्यादा होता है और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे उत्पादन कम होगा, यहाँ पे रोजगार भी कम होगा। ठीक है ना? तो थैंक यू, आज रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये हमारा क्लास 2 कंप्लीट।